नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में नोट्स लेके आया हूं। तो आज हम इसके नोट्स के बारे में बात करेंगे। ये बुक नंबर 2 है, याद रखिएगा। बुक नंबर 1 के सारे वीडियोस बन चुके हैं, MCQ आ चुका है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें। आज हम बुक 2 के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा कहता है संरचनात्मक परिवर्तन क्या है। तो देखिए, संरचनात्मक परिवर्तन से समाज की संरचना में ही परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? समाज की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। इसका अर्थ है जब समाज में चल रही संस्था अथवा नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? हम संरचनात्मक परिवर्तन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि प्राचीन समय में वस्तु अथवा सेवा का लेन देन जो चलता था, परंतु आजकल का जो वस्तु का लेन देन है वो विनिमय की व्यवस्था, वो बिल्कुल वस्तु के बदले पैसे से दिए जाते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। तो ऐसे ही बदलाव को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। इसके साथ जो आता है उपनिवेशवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद माना जाता है। क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश पर शासन करता है एक स्तर पर, मतलब सभी नियम कानून अपने उस देश पर थोपना शुरू कर देता है, तो आप इसे उपनिवेशवाद कह सकते हैं। भारत में यह शासन किसी अन्य शासन से अधिक प्रभावशाली रहा है। भारत में जो उपनिवेशवाद रहा वो और शासन की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली रहा है, क्योंकि उपनिवेशवाद ने सामाजिक संरचना और संस्कृति में परिवर्तनों के दिशा दी एवं उन पर बहुत गहरा असर डाला। हमारे भारत में जो उपनिवेशवाद रहा, चाहे वो ब्रिटिश का ही क्यों ना हो, तो इन्होंने यहाँ पे संस्कृति और सामाजिक संरचना दोनों में बदलाव कर दिया और इसे एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। और इनके प्रभाव बहुत ही ज्यादा हमारे भारत में आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट हमारा कहता है भारत में उपनिवेशवाद के कारण आए संरचनात्मक परिवर्तन। भारत में किस किस प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव जो है वो ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन उपनिवेशवाद पूंजीवाद व्यवस्था पर आधारित था। ब्रिटेन के हिसाब से हमारे यहाँ उपनिवेशवाद चल रहा था। इससे आर्थिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किया गया। आर्थिक व्यवस्था मतलब हमारे संस्कृति सामाजिक को मिला के जो आर्थिक तैयार होता है उसमें इन्होंने हस्तक्षेप किया और इस कारण से क्या हुआ? इसे मजबूती प्रदान हो गया, इसे मजबूती मिली। वस्तुओं के उत्पादन प्रणाली मतलब पैदा करने की प्रणाली और वितरण करने के तरीके में बहुत ज्यादा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है। उपनिवेशवाद के दौरान लोगों का आवागमन बढ़ा, एक जगह से दूसरे जगह आने वाले जाने के जो तौर तरीके थे वो बढ़ा। डॉक्टर एवं वकील मुख्यतः बंगाल व मद्रास से चुनकर देश के विभिन्न भागों में सेवा के लिए भेजे गए। अब बंगाल के जो डॉक्टर थे उन्हें पूरे देश में इलाज करने के लिए भेजा गया। व्यवसायी जो थे उनका भी आवागमन बढ़ा, जो व्यापारी थे वो भी आने जाने लगे। यह भारत तक ही सीमित नहीं रहा, ये केवल और केवल भारत की बात नहीं हो रही है। उपनिवेशवाद से ये भारत में ही सीमित नहीं रहा, ये सुदूर एशिया मतलब दूर दराज एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में भी उपनिवेशवाद तक बढ़ गया था। ये व्यापारी लोग जो थे, डॉक्टर वगैरह जो थे, वकील वगैरह जो थे, वो लोग दूसरे दूसरे जगहों पे दूसरे दूसरे देशों में भी जाना शुरू कर दिए। आज के झारखंड जो प्रदेश है, बिहार से जो टूटकर झारखंड बना है, उन दिनों बहुत से लोग चाय बागान में मजदूरी करने के उद्देश्य से असम आए थे। असम में आपको पता है कि चाय बागान है, तो झारखंड के जो लोग थे वो असम आए और भारतीय मजदूर एवं दक्ष सेवा कर्मी को जहाजों के माध्यम से, पानी के जहाजों के माध्यम से सुदूर एशिया मतलब अलग अलग देशों में, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका भेजा गया। कहाँ के लोगों को? झारखंड के लोगों को। कहाँ आए थे? असम आए थे। किस काम से आए थे? चाय के बागान में काम करने आए थे। तो इन्हें वहां से जहाजों के माध्यम से दूसरे दूसरे देशों में भी भेजा गया। अब हम पूंजीवाद के बारे में जान लेते हैं कि पूंजीवाद क्या है। तो यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व कुछ ऐसे विशेष लोगों के हाथ में होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। पूंजीवाद में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना अर्थात मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। इसे गतिशीलता, वृद्धि, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीक तथा श्रम के बेहतर उपयोग के लिए जाना जाता है। पूंजीवाद में क्या होता है? पहले तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में सोचते हैं, उसके बाद वृद्धि, प्रसार, नवीनीकरण, तकनीक तथा श्रम के बेहतर उपयोग के लिए
इसे जाना भी जाता है। इससे बाजार को एक विस्तृत भूमंडलीकरण के रूप में देखा जाने लगा। भारत में भी पूंजीवाद के विकास के कारण उपनिवेशवाद प्रबल हुआ है, मजबूत हुआ है, और इस प्रक्रिया का प्रभाव भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक राजनीतिक संरचना पर भी पड़ा। पूंजीवाद का प्रभाव कहां कहां पे पड़ा भारत में, क्योंकि भारत में ही पूंजीवाद की व्यवस्था विकास हुई है। तो भारत की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना, आर्थिक संरचना और राजनीतिक संरचना पर पूंजीवाद का बहुत ही गहरा असर पड़ा है। आइए अब हम औद्योगिकरण के बारे में जान लेते हैं कि औद्योगिकरण क्या है। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत उत्पादन मानवीय श्रम के आधार पर न होकर मशीनों के द्वारा होता है। यह उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। देखिए पहले के समय में क्या होता था कि लोगों के द्वारा काम किया जाता था, लोगों के द्वारा किसी भी फैक्ट्री में काम करवाया जाता था। लेकिन अभी के समय में क्या है कि लोगों के जगह पर मशीनों से काम करवाया जाता है, और ये मशीनों से जो काम होता है यही क्या कहलाता है, औद्योगिकरण होता है। क्योंकि यहाँ पे उत्पादन जो है, प्रोडक्शन जो है वो बड़े स्तर पर होता है। औद्योगिक समाज में ज्यादा से ज्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखाने, ऑफिस और दुकानों में काम करते हैं। अब प्रवास को समझ लीजिए। प्रवास क्या है, काम खोजने, मतलब कि अपने जीवन को जीने के लिए आप किसी न किसी प्रकार का काम करते हैं ना। जैसे मैं ही आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरा एक प्रकार का काम है। तो काम खोजने के लिए जो लेबर ग्रेड के लोग थे, जो मतलब मजदूर लोग थे, वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और इसे क्या कहा जाता था, प्रवास कहा जाता था। जैसे आज भी बिहार, यूपी के लोग दिल्ली, मुंबई, मद्रास, पंजाब इत्यादि जाते हैं ना, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है प्रवासी मजदूर। तो ये प्रवास होते हैं। औद्योगिक लौह एवं इस्पात केंद्र के बारे में जान लेते हैं। जो लोहे का कारखाना है वो कहाँ है, भिलाई में है, बोकारो में है, दुर्गापुर में है और राउरकेला में है। तो ये सारे क्या है, लौह का इस्पात केंद्र है। यहाँ पे लोहे के माध्यम से बड़े बड़े सरिया वगैरह या लोहे के कारखाने के माध्यम से बहुत लोहे के औजार वगैरह यहाँ पे निर्माण किए जाते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो उस प्रक्रिया के संदर्भ लें जिसके द्वारा मध्यम या निचली जाति अपने ऊपर की जाति के कर्म कांडों और सामाजिक व्यवहार प्रथाओं को सीमित करके ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता चाहती है। ये नहीं है कि पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा और राजपूत का बेटा ही शासन करेगा, ये नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये लोग अपने कर्म कांडों से ऊपर उठ के और दूसरे कामों को भी अपनाते हैं। अब देखिए, अंग्रेज जो थे हमारे भारत में, उनके द्वारा जो व्यापार विकसित किया गया था वो कहाँ किया गया था, मुंबई में किया गया था, कोलकाता में किया गया था और चेन्नई में किया गया था। यहाँ पे एक शहरीकरण भी टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शहरों में जनसंख्या बढ़ती है, लोगों का आवागमन ज्यादा हो जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी शहरी समाज की जीवन शैली को आत्मसात कर लेते हैं, मतलब अपना लेते हैं। आज पूरे भारत में आप किसी भी जगह चले जाइए, चाहे वो गांव का ही जगह क्यों ना हो, आपको वहां पे चाउमीन, पिज्जा, बर्गर आसानी से मिल जाएगा। इसका क्या मतलब, पहले तो ये सब शहर में हुआ करता था, अब ये गांव तक पहुंच गया है। इसका मतलब लोग शहरीकरण के व्यवस्थाओं को अपने जीवन शैली से आत्मसात, मतलब कि अपना रहे हैं। आत्मसात का क्या मतलब होता है, अपनाना। याद रखिएगा, आत्मसात का मतलब होता है अपनाना। अगला पॉइंट हमारा कहता है नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखना। नगरीकरण जो है उसे औद्योगिकरण से जोड़ के देखने से क्या आपको फर्क नजर आता है। तो औद्योगिकरण का संबंध जो है वो यांत्रिक उत्पादन के उदय से जो ऊर्जा के गैर मानवीय संसाधनों पर निर्भर होता है। इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कारखानों, दफ्तरों तथा दुकानों में काम करते हैं तथा इसके कारण कृषि व्यवसाय में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। क्योंकि ज्यादातर लोग अब कारखाने, फैक्ट्री और दुकानों में काम करेंगे तो कृषि कौन करेगा, खेती कौन करेगा। तो खेती में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व कमजोर होता गया और उनकी जगह पर नए औपनिवेशिक शहरों का उद्भव एवं विकास हुआ। पुराने समय में जितने भी शहर थे जिनका नगरीकरण हुआ था वो अब धीरे धीरे कमजोर होते गए और नए नए शहर विकसित होकर मजबूत होते जा रहे हैं। नगरीकरण को औद्योगिकरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दोनों एक साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं, दोनों का साथ साथ चलना लाजमी है, क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण तो एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। कई बार औद्योगिक क्षरण भी देखा जाता है।
भारत में कुछ पुराने परंपरागत जो नगरीय केंद्र था उनका पतन हुआ है। जिस तरह ब्रिटेन में उत्पादन एवं निर्माण में बढ़ावा आया, इसके विपरीत भारत में गिरावट आई। क्योंकि आपको तो पता है सूती कपड़े वाले कहानी आपको पता होगा कि जब भारत में सूती कपड़े का मार्केट में पूरे डिमांड था तो ब्रिटेन ने हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाकर उसे सस्ता कपड़ा मार्केट में उतार दिया। इससे हमारे यहाँ सूती कपड़ों में गिरावट आ गई, हमारा व्यापार ठप हो गया। प्राचीन नगर जैसे कि सूरत और मुसलीपट्टनम का अस्तित्व धीरे धीरे कमजोर हो गया। सूरत तो खैर अभी भी कपड़ों के मामले में जाना जाता है, लेकिन मुसलीपट्टनम जो था इसका तो अस्तित्व बिल्कुल समाप्ति हो गया। अगला पॉइंट हमारा कहता है उपनिवेशवाद के दौरान औद्योगिक परिवर्तन क्या क्या हुए हैं। तो आधुनिक नगर जैसे बंबई, जो अभी का मुंबई हो गया है, कलकत्ता, मद्रास, जो उपनिवेशवादी शासन में बहुत प्रचलित हुए थे और मजबूत होते गए। बंबई में कपास, कलकत्ता से जूट, मद्रास से कहवा, चीनी, नील तथा कपास ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था। मतलब यहां से भेजा जाता था, कहां? ब्रिटेन भेजा जाता था। याद रखिएगा, ब्रिटेन में क्या क्या भेजा जाता था? तो मुंबई से कपास भेजा जाता था, कलकत्ता से जूट भेजा जाता था और मद्रास से कहवा, चीनी, नील और कपास, ये सब कहां जाते थे? ब्रिटेन जाते थे। प्रारंभ में भारत के लोग औद्योगिकरण के कारण ब्रिटिशों के विपरीत कृषि क्षेत्र पर की ओर आ गए, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ आ गए। इस प्रकार नए सामाजिक समूह और नए सामाजिक संबंधों का उदय हुआ। यहाँ पे नए सामाजिक समूह जो थे उनका उदय हुआ, नए सामाजिक संबंधों का उदय हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक स्थिति को औद्योगिकरण के द्वारा ही सुधारा जा सका। औद्योगिकरण के कारण ही भारत की जो स्थिति थी, जो आजादी के बाद बहुत खराब थी, उसे किस कारण से सुधारा गया? किस चीज से? औद्योगिकरण से ही सुधारा गया था। आइए हम चाय की बागवानी के बारे में जान लेते हैं। चाय की बागवानी भी इंपॉर्टेंट है। आधिकारिक रिपोर्ट, मतलब जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, उससे पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीके से मजदूरों की भर्ती करती थी। जो मजदूर हुआ करते थे उन्हें गलत तरीके से भर्ती किया जाता था। मजदूरों को बलपूर्वक बागानों में सस्ते में काम करवाया जाता है, जबरदस्ती उन्हें मार पीट कर चाय के बागानों में। याद रखिएगा, यहाँ पे बागान का मतलब है चाय का बागान। जो मजदूर झारखंड वगैरह से असम आपको मैंने पढ़ाया है अभी, असम जाते थे, वहां पे उन्हें जबरदस्ती काम करवाया जाता था। या कहीं आप झारखंड से मजदूरों को उठा के ले जाते थे और ये लोग जबरदस्ती काम करवाते थे और वहां से दूसरे देश में भी भेज देते थे पानी के जहाज के माध्यम से। इससे बागान वाले को क्या मिलता था? फायदा मिलता था, क्योंकि उन्हें सस्ता लेबर मिल जाता था, मजदूर के सस्ते मिल जाते थे। बागानों के मालिक अंग्रेज और उनकी मेम विशाल बंगलों में रहते थे। जो अंग्रेजी लोग थे और उनकी जो वाइफ थी, मेम साहब सब गोरी चमड़ी, वो सब कहाँ रहते थे? बंगलों में रहते थे। सारा जरूरत का सामान उनके पास मौजूद रहता था। उनकी जिंदगी चंकाचौंध से भरी होती थी। खूब अपना एंजॉय करते थे उन महलों में। ये गोरी मैम के साथ खूब एंजॉय करते थे वो वहां पे। और मजदूरों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी। जान लेते हैं स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण क्या था। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण को स्वतंत्र भारत ने सक्रिय तौर पर बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन ने भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में औद्योगिकरण के क्या कारण थे या फिर आप क्या समझते हैं। तीव्र एवं बृहद औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार और सामाजिक न्याय आया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी जो स्थिति है वो किससे सुधरेगी? औद्योगिकरण से सुधरेगी। और उन्होंने औद्योगिकरण में तेजी लाया और ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण करके स्वतंत्र भारत की आर्थिक स्थिति को सही किया था। तीसरे पॉइंट में कहा जाता है भारी मशीनीकृत उद्योगों का विकास हुआ। नए नए मशीन लाए गए, बड़े बड़े मशीन लाए गए जिससे उत्पादन और ज्यादा हो सके। इन्हें बनाने वाले उद्योग पब्लिक सेक्टर के विस्तार और बड़े ही ऑपरेटिव सेक्टर के महत्वपूर्ण माना गया। ज्यादातर ये चीजें उस समय के इस्पात कंपनियों ने बनाया। बड़े बड़े मशीन उद्योगों का विकास किया और पब्लिक सेक्टर के विस्तार और बड़े का ऑपरेटिव सेक्टर का महत्वपूर्ण माना गया। इन्हें प्राइवेट सेक्टर में जो कहते हैं निजीकरण, इसमें इन्हें काफी महत्वपूर्ण समझा गया। अगला पॉइंट हमारा कहता है एमएसए राव के अनुसार भारतीय गांव पर नगरों का प्रभाव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे गांव हैं जहां से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसे आप हमें ही देख लीजिए, मैं बिहार का रहने वाला हूं।
अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूँ पिछले 8 सालों से। क्यों? क्योंकि मेरे को रोजगार चाहिए था। बहुत सारे प्रवासी केवल भारतीय नगरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चले जाते हैं। भारत के बहुत सारे लोग आपको मजदूरी करने दुबई चले जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं मजदूरी करने के। इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें प्रवासी कहा जाएगा। शहरी प्रभाव उन गांवों में देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के निकट स्थित है, जैसे भिलाई। अब शहर के नजदीक अगर कोई गांव है तो उसमें आपका रहन सहन जो है ना वो आपको शहरों जैसा ही दिखाई देगा। महानगरों का उद्भव और विकास तीसरे प्रकार की शहरी प्रभाव है, जिससे क्या होता है, निकटवर्ती गांव प्रभावित होते हैं। कुछ सीमावर्ती गांव पूरी तरह से नगर के प्रसार में विलीन हो जाते हैं, जो महानगर के किनारे किनारे होता है। जैसे मान लीजिए दिल्ली के किनारे किनारे वाले शहर भी अब दिल्ली से सट गए हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे बहुत ज्यादा इनके अंदर भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जबकि वे क्षेत्र जहां लोग नहीं रहते नगरीय विकास का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट थे जो MS राव के अनुसार भारतीय गांव में नगरों के प्रभाव के बारे में देखा जाता है। दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लास 12 इसके नोट्स के बारे में आज हम बात कर रहे थे। जो सेकेंड बुक है ना उसका ये पहला चैप्टर है। तो आशा करता हूं कि आज का जो बताया गया टॉपिक सब है वो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।